हेलो स्टूडेंट। मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके साथ अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और सबसे पहले स्वागत है आप सबों का मेरे इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 2 के वीडियो में। तो मैं आगे की क्वेश्चन को अब बताने जा रहा हूँ। तो 16 नंबर तक का क्वेश्चन मैं पहले बता चुका था और वो सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। आप पिछले 10 साल का बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो ज़रूर वहीं से क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बिना समय को गंवाते हुए मैं शुरुआत करना चाहता हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरा वीडियो जल्द से जल्द आपके तक पहुँच सके। तो 17 नंबर क्वेश्चन कहता है, दिए गए चित्र में ए तथा बी के बीच तुल्य धारिता क्या होगी जब प्रत्येक संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैरेड है। देखिए क्या बोल रहा है, ए और ये बी देखिए यहाँ पर है, ठीक है, इसको बी यहाँ पर मानिए, ए और बी। और यहाँ हमारे पास देखिए ये दो जो संधारित्र है ऊपर में लगा हुआ उसकी धारिता है 2 माइक्रोफैरेड और ये नीचे में जो एक है उसकी भी धारिता है 2 माइक्रोफैरेड, दोनों का बराबर है। अब है क्या, हम इसको सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में इस तरह का देता है, आप देखेंगे तो ज़रूर मिलेगा आपको, लेकिन आपको देखने की क्या आवश्यकता, आप मेरे ऊपर बिलीव कीजिए। आपके सारे क्वेश्चंस चाहे गैस पेपर हो या फिर क्वेश्चन बैंक हो या फिर जितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने सारे क्वेश्चन का कलेक्शन यहाँ पर दे रखे हैं ताकि आपको कहीं से खोजना ना पड़े। और सबसे बड़ी बात, हर एक क्वेश्चन का आंसर 100% सही मिलेंगे आपको, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, उसका आंसर गलत नहीं होगा। तो देखिए ऊपर का 2 संधारित्र जो लगा हुआ है, ये वाला ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है। और सीरीज का जो फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त, वो होता है 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। चूँकि ये दो ही संधारित्र यहाँ लगा हुआ है तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो CS का जो वैल्यू निकलेगा वो निकलेगा 1 माइक्रोफैरेड। कितना में निकलेगा? 1 माइक्रोफैरेड। अब ये दोनों मिलकर के कितना दे दिया, ये दोनों मिलकर के तो 1 दे दिया, 1 माइक्रोफैरेड दे दिया। अब ये 1 माइक्रोफैरेड ये वाला और यहाँ पर जो 2 माइक्रोफैरेड लगा हुआ है वो तो दोनों पैरेलल में है। और पैरेलल का जो कहानी होता है, पैरेलल का जो कहानी होता है वो P4 पैरेलल इज इक्वल टू होता है C1 प्लस C2, यानी कि दोनों की धारिता जोड़ दी जाएगी। तो उधर 1 था और इधर 2 है तो दोनों मिला करके जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 3 माइक्रोफैरेड हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए ये तो हो गया आपका 17 नंबर का क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वन डी ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करती है, वन डी ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करती है। तो देखिए वन डी ग्राफ जनरेटर के बारे में यदि आप स्टडी किए होंगे, बताया गया होगा आपके सर के द्वारा, तो मैं आपको बता दूं ये वन डी ग्राफ जनित्र से उच्च वोल्टता प्राप्त की जाती है, यानी हाई वोल्टेज प्राप्त करने के लिए वन डी ग्राफ जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ये 18 हो गया। अब 19 की तरफ देखते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होती है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होता है मेरे दोस्त, समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होती है वो होती है A/ε0/d, ये फार्मूला के जरिए। अब यहाँ पर क्या देखिए, एक समांतर प्लेट है, 2 समांतर प्लेट है और संधारित्र बनाने के लिए हमको पहले पर पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इसको हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, अर्थिंग कर देते हैं, है ना।
देखिए ये पूरा प्रोसेस है, आप थ्योरी में पढ़ेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा कि पॉजिटिव चार्ज होता है, एक दूसरे पे नेगेटिव चार्ज होता है ना। और दोनों के बीच की दूरी यहाँ पर हम लोग डी रखते हैं। तो यहाँ जो डी है ये दोनों प्लेट की बीच की दूरी है, ठीक है। और क्यू जो है ये चार्ज दिया गया है पहले प्लेट को, तो दूसरे भी प्लेट पे उतना ही चार्ज आ जाता है, लेकिन इसका नेचर पहले प्लेट के अपोजिट रहता है। तो आपको चार्ज पता चल गया और दोनों प्लेट के बीच की दूरी पता चल गया। और ए क्या है, तो दोनों प्लेट का जो कॉमन एरिया है उसको हम लोग ए बोलते हैं। ये प्लेट का जो एरिया मिलेगा वो मिलेगा कितना, ए। तो जो ऑप्शन नंबर बी है यहाँ, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी होती है, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। यदि इन दोनों प्लेट को किसी माध्यम में रखा जाए जिसका पराविद्युतांक के यदि रहता है, तो यही के टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। चलिए ये 19 क्वेश्चन भी आपका क्लियर हुआ। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी संधारित्र की धारिता समानुपाती होता है, किसी संधारित्र की धारिता समानुपाती होता है। देखिए संधारित्र की धारिता जो है, यदि हम फॉर्मूला का बात करें तो C बराबर Q अपॉन V होता है। अब ऐसा लगेगा कि C Q पे डिपेंड करता है और V पे भी डिपेंड करता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक रेशियो है, तो ये दोनों पे डिपेंड नहीं करता। जबकि यहाँ दोनों ऑप्शन दिया है, ए और बी में Q भी आवेश पे के समानुपाती होता है और क्या बात कर लिया है, विभव के समानुपाती होता है, लेकिन ये दोनों पे निर्भर नहीं करती है। यहाँ पर डी, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। निर्भर किस पे करता है, तो दोनों प्लेट के बीच की दूरी पे निर्भर करेगा, प्लेट का जो एरिया है उस पर निर्भर करेगा, और प्लेट को किस माध्यम में रखा गया है उस पर निर्भर करता है। आगे ये भी क्वेश्चन मिलेगा आपको। चलिए 21 नंबर में क्या बोलता है, ई तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में, अच्छा देखिए ई तीव्रता का विद्युत क्षेत्र जो होगा वो समरूप विद्युत क्षेत्र होगा। क्षेत्र में P आघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलाघूर्ण होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए, टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस ई, ऑप्शन नंबर ए P क्रॉस ई, ये वेक्टर फॉर्म में है ना। और यही चीज़ यदि आगे लिखेगा तो टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा के फॉर्म में। हालांकि एग्जाम में जब भी देगा तो टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई का ऑप्शन ही ये बलाघूर्ण का आंसर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, आप इसको बढ़िया से तैयार कर लीजिए। मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ कि इस क्वेश्चन से बाहर बिल्कुल आपके क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन कहता है, एक द्विध्रुव की अक्षीय रेखा के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1। अच्छा अक्षीय रेखा पर है कितना, E1 है ना, E1। अब मान लेते हैं यहाँ पर है इसका मध्य बिंदु, इससे R दूरी पर कह रहे होंगे, तीव्रता है कितना, E1। और उतनी ही दूरी पर निरक्षीय रेखा, निरक्षीय मतलब ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए उतना ही दूरी पर यहाँ पर इसकी तीव्रता कितनी है, E2 है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। तो देखिए यहाँ चार संबंध दिया हुआ है, E1 बराबर E2, E1 बराबर 2E2 और E2 बराबर 2E1। तो आप समझिए, पहले समझिए कि अक्षीय स्थिति में जो फॉर्मूला हो रहा था वो क्या हो रहा था। अक्षीय स्थिति का जो फॉर्मूला था वो था E, यहाँ E1 बराबर लिखा हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R टू द पावर R⁻3 है ना। ये हुआ अक्षीय स्थिति वाला। और यही चीज़ यदि आप निरक्षीय स्थिति के बारे में बात करेंगे तो E2 के बारे में बात करेंगे तो E2 बराबर क्या हो रहा है मेरे मित्र,
ये हो रहा था। अच्छा हम इसको पूरा लिखेंगे, जो तुम के लिख देते हैं, ठीक है, ताकि इतना बड़ा लिखने के लिए यहाँ जगह नहीं है। और यहाँ हो रहा था, सॉरी सॉरी, थोड़ा सा गलती हो गया, थोड़ा सा गलती हो गया। आपको क्या हो रहा था, अक्षीय स्थिति में जो बात करेंगे हम लोग, अक्षीय स्थिति में बात करेंगे, वो हो रहा है E1 इज इक्वल टू के 2p/r3, ऐसा हो रहा था, जहाँ p विद्युत विध्रुव का आघूर्ण है। और E2 का यदि बात करेंगे तो ये हो रहा था के p/r3, ऐसा हो रहा था। तो आप इन दोनों को मिला के देखेंगे तो यहाँ के है और यहाँ भी के है, ये p/r3 है और यहाँ भी p/r3, लेकिन ये 2 एक्स्ट्रा लगा हुआ है, यानी कि E1 E2 से 2 गुना है, E1 E2 से 2 गुना, यानी अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है निरक्षीय से 2 गुना होता है। तो अक्षीय वाला कौन है भाई, E1 है, और 2 गुना है इस, ये जो है ये 2 गुना है इससे। यानी ये क्वेश्चन अभी कभी कभी आपको पूछ दिया जाए, E1 ग्रेटर देन E2 होगा या E2 ग्रेटर देन E1 होगा, तो यहाँ याद रखना है E1 ग्रेटर देन हमेशा E2 होगा। कितना होगा, तो इसको 2 से गुना करना पड़ेगा तब बराबर होगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है समरूप विद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन स्थित है, उनके त्वरणों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए त्वरण जो होता है, आप लॉजिक को याद रखिएगा, त्वरण जो होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में बात किया है, तो उसका मास के साथ त्वरण निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, तो इलेक्ट्रॉन है तो पहले देना है mp/me, है ना, त्वरण का अनुपात ये होगा प्रोटॉन का मास बटे इलेक्ट्रॉन का मास। तो यहाँ ऑप्शन नंबर कितना है, ए है। यदि आपको प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन के त्वरण का अनुपात पूछता तब ये वाला हो जाता। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन बहुत शानदार सा न्यूमेरिकल है। ये कह रहा है 75 kg इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होगा। 75 kg इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना हो, देखिए मास और चार्ज के बीच का रिलेशन दिया हुआ है, तो आप ऐसे समझिए इसको। कहता है क्या, 1 kg इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, ऐसा होता है। ये भी पूछ देता है कभी कभी इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है। और इतना kg जो चार्ज हुआ है इलेक्ट्रॉन का, उस पर कितना चार्ज होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आप देखिए इतना केजी में, आप देख रहे हैं इतना केजी में इतना चार्ज, तो 1 kg में कितना चार्ज हो जाएगा, 1 kg में जो चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट इसके नीचे आ जाएगा। यानी ऐसा देखिए 1 kg में जो चार्ज होगा वो हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 9.1 इंटू 10⁻31 और टोटल मिलाकर ये कूलम था, तो कूलम हो जाएगा। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर सी आएगा। आप सॉल्व कर लीजिएगा ये सब न्यूमेरिकल। आप देखिए 75 kg के जगह पर आपको 25 kg भी दे सकता है, 5 kg भी दे सकता है, लेकिन बनाने का तरीका यही रहेगा। अच्छा ये तो हुआ 1 kg का ना, सॉरी 75 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 75 kg में, तब होगा, तब ऑप्शन नंबर से ही आएगा। ये 1 kg में इतना चार्ज, तो 75 kg में कितना चार्ज, तो 75 से मल्टीप्लाई कर देना उसको, तो ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा, सी। आप समझे इस क्वेश्चन को, नहीं समझे तो आप ऐसा कर लीजिए 75 kg में कितना चार्ज, तो ऐसा करना है 75 kg में कितना था, E/m²,
me/75 ऐसा हुआ है, यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज बटे इलेक्ट्रॉन का मास गुना 75। अब ये 25 बोलेगा तो 25 से मल्टीप्लाई करना है, 10 बोलेगा तो 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आएगा आपका सी। चलिए अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन। 25 कहता अनंत विस्तार के समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। अनंत विस्तार की समतल चादर के कारण, क्वेश्चन एकदम बढ़िया से पढ़ लीजिए। अनंत विस्तार की समतल चादर के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो होती है सिग्मा/2 ये वाला होगा। ठीक है, ए एंड सी के बाद ये नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया यहाँ पर, ये याद रखिए। इसी तरह का एक क्वेश्चन और आगे मिलेगा, थोड़ा सा अंतर दिखेगा उसमें। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कहता है दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल होता है। कितना बार क्वेश्चन ये पूछा है, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल होता है, तो क्या होता है वो विद्युत बल भी होता है, संरक्षी बल भी होता है और केंद्रीय बल भी होता है, ये तीनों होता है, इसलिए इसका ऑप्शन ऑल ऑफ दिस। डियर स्टूडेंट, इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल होता है, वो क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो इन तीन में से कोई एक ऑप्शन देगा। ऑल ऑफ दिस हम इसलिए दिए हैं क्योंकि आपको तीनों पता होना चाहिए, तब तो मज़ा आएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अगले क्वेश्चन की तरफ कहता आवेशित समतल चालक के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। देखिए अभी अनंत विस्तार की समतल चादर के कारण ऊपर मिला था, उसमें ऑप्शन नंबर बी हुआ था, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा। आवेशित समतल चालक के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। अनंत विस्तार का समतल चादर बोलेगा तो ये, और सिर्फ समतल चालक के कारण उसके नज़दीक बोलेगा तो ये कूलोम का प्रमेय है। यही क्वेश्चन जो है वो कूलोम के प्रमेय को बताता है, जो सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट के बारे में बताता है। बोलेगा कूलोम का प्रमेय का रिजल्ट क्या है, तो ये है रिजल्ट इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन करता है विद्युत फ्लक्स गुना निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक होता है। देखिए ये क्वेश्चन मैं अपने मन से ऐसा डाला हूँ, क्यों विद्युत फ्लक्स का डायरेक्ट पूछ सकता है या विद्युतशीलता का मात्रक पूछता है, लेकिन कभी कभी क्या हो सकता है कि दो अलग अलग क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देगा, कभी डिवाइड कर देगा, है ना, और उसके बाद बोलेगा फाइनल इसका मात्रक क्या होता है। तो देखिए फ्लक्स का मात्रक मल्टीप्लाई कीजिएगा विद्युतशीलता का मात्रक, तो आपको कूलोम आएगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन देगा, लेकिन किसी भी तरह से या डिवाइड हो सकता है या किसी और क्वांटिटी को आके मल्टीप्लाई कर देगा, वैसा दिया जा सकता है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कहता है किसी विद्युत क्षेत्र में ऋण आवेश पर लगने वाला बल की दिशा होती है। देखिए इसके पहले भी क्वेश्चन में बताए हैं कि धन आवेश पर लगने वाली बल की दिशा होती है। धन आवेश पर जो लगने वाली बल की दिशा हो रही थी वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में हो रही थी, और उसमें हम लोग चर्चा किए थे, डिटेल से समझाए थे। तो ऋण आवेश पर लगने वाला विद्युत बल की जो दिशा होगी वो होगी विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। उधर भी हम समझाए थे, आप उस वीडियो को अच्छा से देखेंगे तो पूरा करेक्ट, पूरा डिटेल से पूरा समझा करके बताया गया है। अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी आवेशित चालक के सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। किसी आवेशित चालक के सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी हमेशा सतह के लंबवत होती है, याद रखिएगा। किसी आवेशित चालक के सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो लंबवत होती है। अगला क्वेश्चन, जब किसी पदार्थ को ऋणावेशित किया जाता है, 31 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। जब किसी पदार्थ को ऋणावेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। इस क्वेश्चन पे भी चर्चा किए थे मेरे दोस्त। देखिए क्या बोले थे, इलेक्ट्रॉन निकलता है तो धन आवेश, और इलेक्ट्रॉन उसमें जाता है उस बॉडी में तो ऋण आवेश। तो जाएगा इलेक्ट्रॉन तो अपना मास लेके जाएगा, अपना द्रव्यमान लेके जाएगा, तो द्रव्यमान बढ़ा देगा, तो यहाँ क्या होता है, बढ़ता है। तो हम ये भी बात बोले थे, 3 कैटेगरी में क्वेश्चन पूछा जाता है, धनावेशित करना, ऋणावेशित करना और सिर्फ आवेशित करना। तो आवेशित के बारे में बात करेगा तो घट या बढ़ सकता है वाला बात आएगा।
चलिए अगले क्वेश्चन कहता है यदि दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल हो जाता है। तो अभी पहले क्या होता था, दो गुनी करती थी तो फोर्स 1/4 गुना होता था। अब दो गुनी की जगह पर 1/2 गुनी किया है तो जो आवेश जो बल होगा वो 4 गुना हो जाएगा इस बार। यानी 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये ऊपर जाएगा तो 4 हो जाएगा, यानी 4 गुनी हो जाएगी। आप इस बात को दिमाग में रखिए, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी 1/3 कर दी जाए, 1/3 कर दिया जाता है तो उसका बल जो है 3 का स्क्वायर 9 गुना हो जाएगा। 2 है नीचे तो 4 गुना हो गया, और सिर्फ 2 रहता था तो 1/4 गुना हो जाता था। चलिए आगे के क्वेश्चन। ये आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट करके भी ज़रूर बताएंगे। हालांकि पिछला वीडियो जो पार्ट 1 दिए थे वो थोड़ा सा छोटा छोटा लिखा हुआ था, उस चीज़ को हम यहाँ पर भरपाई जो है सुधार करने का प्रयास किए हैं इस बार। मैं समझता हूँ कि थोड़ा इम्प्रूव ज़रूर हुआ होगा, और नहीं होगा तो इसके बाद भी हम इसको और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। कमेंट सेक्शन में बताएंगे आपको किस कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, समझने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। यदि ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने प्रॉब्लम को भी लेकर के आइए, मैं बताने का पूरा प्रयास करूँगा। देखिए पढ़ाई करना जो होता है ना वो टफ़ काम होता है, सबसे पढ़ाई लिखाई नहीं हो सकती है, लेकिन क्योंकि पढ़ाई में मन ही नहीं लगता है, और यदि आपको मन लग गया तो फिर पढ़ाई से मज़ेदार कोई और चीज़ नहीं होती है मेरे दोस्त। इसलिए आपको यदि पढ़ाई का मौका मिला है ना तो आप जम के पढ़िए, एकदम पूरे तन मन से पढ़िए, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सकेंगे। इसके साथ साथ मैं क्या बताऊं, आप मुझसे रूबरू हो सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आपको लिख के देता हूँ, 9693937660। यदि आपको इस वीडियो का, इस क्वेश्चंस का, कलेक्शंस का पीडीएफ यदि चाहिए तो मैं इसका पीडीएफ भी आपको दे सकता हूँ। इसके लिए एक छोटा सा चार्ज है, बाकी छोटा सा चार्ज मतलब बहुत कम ही चार्ज है, आपको इस पीडीएफ मैं भेज सकता हूँ। एक बात ये है कि मैं पूरे चैप्टर का, जितना फिजिक्स में चैप्टर है, जितना यूनिट है, सारे यूनिट का मैं वीडियो बना करके आपको मैं अपने चैनल पर डालूँगा। चलिए इसके लिए बेफिक्र रहिए, एग्ज़ाम से पहले तक पूरा कंप्लीट करके देने वाला हूँ। आप अच्छा से तैयारी कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। इसके साथ साथ हम मैथ्स का भी लेकर के आएंगे, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे कौन से क्वेश्चन बनाया जाए जिससे कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, सारा चीज़ क्लियर हो जाए। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, नहीं तो आप लोग सोने लगेंगे। इसी के साथ मैं इस वीडियो से विदा लेता हूँ। जय हिंद,